हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय बोध। यह एक कहानी है। हमें अपना काम ईमानदारी और मेहनत से क्यों करना चाहिए, अपने गुरु को आप किस प्रकार सम्मान देते हैं, समाज के रक्षक ही भक्षक क्यों हो जाते हैं, इन बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत प्रेरणादायक कहानी सामाजिक मूल्य और मानव व्यवहार पर आधारित है। पंडित चंद्रधर बहुत परिश्रम से अपना अध्यापन कार्य करते थे। दारोगा और मुंशी जी अपने स्वार्थ के लिए लोगों से पैसा वसूलते थे। जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता वह सम्मान नहीं पाता। हम जो कुछ दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। पंडित चंद्रधर के शिष्य उनका खूब आदर करते हैं और मुश्किल समय में उनके काम आते हैं। इस कहानी में भौतिक पदार्थों पर नैतिक मूल्यों की विजय दर्शाई गई है। तो आइए जानते हैं कहानी बोध के बारे में। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली, लेकिन हमेशा पछताया करते थे कि कहाँ आ फंसे। यही कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वे भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख न पहनने का आराम। तो पंडित चंद्रधर अपने स्कूल की नौकरी से खुश नहीं थे। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सियाहनविस थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक ना था, तब भी उनकी जिंदगी सुखमय थी। संध्या में वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रौब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज एक में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। तो पंडित चंद्रधर ये देखकर चकित थे कि इनकी आमदनी भी मेरी बराबर ही है, लेकिन इनका रौब इतना ज्यादा क्यों है। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और सब्जी भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मार कर रह जाते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदी की, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब भी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या यात्रा की सलाह की। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना किया। जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार ना कर सके। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर कहता है, तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिनसे आप 25 रुपए लेकर टले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़े ही है
कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। तो दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले न देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बिठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते? जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने की जगह तक नहीं थी। उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगी। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया। आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कै और दस्त एक स्टेशन पर उतर पड़े। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़े। सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। ढांढस बंधा। दारोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर था। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ जी धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं। भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। ना दूँ तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए और दवा लेकर चलिए। दारोगा जी, 10 रुपये? चोखेलाल, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज। दारोगा जी बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा ना हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब रात को गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। कृपाशंकर, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता ना कीजिए, घर चलिए। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दारोगा जी और सियाहने वीर साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयाँ बिछा दी।
घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया और सब लोग खा पीकर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन जब सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। तो देखा बच्चों, पंडित जी को समझ आया कि जो काम वो करते थे उसी में परम सुख था, यानी कि वो शिक्षा देते थे, बच्चों को शिक्षक थे। लेकिन कम वेतन होने की वजह से वे अपनी नौकरी से खुश नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने दरोगा जी और दूसरे व्यक्ति के साथ यात्रा की तो उन्हें समझ आया कि उनका काम कितना ही महत्वपूर्ण है। आखिरी में उन्हें सहारा दिया उनके पुराने शिष्य ने ही। तो बच्चों, ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहा है कि आप जो कार्य करते हैं उसी में संतुष्ट रहें। दूसरों को देखकर अपने कार्य को कम ना समझें, क्योंकि हर कार्य अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ वर्ष अध्यापन और फिर सरकारी शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किया। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर 8 भाग में संकलित हैं। इन्होंने माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। गोदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंत्र, प्रेम की वेदी, सेवा सदन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1936 ईस्वी में लंबी बीमारी के बाद इनका स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।